जय हिंद दोस्तों। तो रोटेशनल मोशन में आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके बारे में हमने थोड़ा पहले वाले लेक्चर्स में जाना नॉर्मल सा, लेकिन आज उसको डीप में पढ़ेंगे, है ना। हर चीज़ उसकी अच्छे से जानेंगे। अब रोटेशनल मोशन चला होता तो जो एनालॉगी है वो तो आप लोग जानते ही हो। जैसे हम यहाँ पर लीनियर लिखेंगे और यहाँ पर आपका क्या रोटेशनल लिखते हैं या फिर एंगुलर लिखते हैं। रोटेशनल दो तरह के मोशन हुए, है ना। तो लीनियर में अगर एस आता है तो रोटेशनल में आएगा आपका थीटा। इसमें अगर वेलोसिटी आती है तो रोटेशनल में क्या आएगी, एंगुलर वेलोसिटी। इसमें अगर एक्सेलरेशन आता है जो वो AT होता है तो इसमें क्या आता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। वैसे जब यहाँ पर आती थी फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू F में होता है, तो यहाँ पर आता है आपका टॉर्क। ये तो आपको पता है, ये हमने बात भी कर ली, है ना। ये आपस में रिलेट कैसे हैं भी आप जानते हो। S इक्वल टू क्या है R थीटा, और ये आपका V क्या है R ओमेगा, और ये आपका A टेंजेंशियल क्या है, ये V भी टेंजेंशियल होता है, ये आपका होता है R अल्फ़ा। बिल्कुल, ये तो आपको पता है। इसको हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि इसका यूज़ अभी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पड़ेगा। तो देखो, आप देखोगे यहाँ पर ये मास है, मास की जगह जो टर्म आता है mr², वही आपका क्या होता है इनर्शिया होता है। अब उसको समझेंगे कैसे हम लोग, देखो ये तो आपने देखा। अगर हम ये आपसे बात करें कि F इक्वल टू ma होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, दोनों तरफ क्या करेंगे R से मल्टीप्लाई आप कर दो, कर दिया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको ऐसे लिखोगे एज इट इज़ RFF, और M ऐसे लिखोगे, R भी ऐसे लिखोगे। A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे R अल्फ़ा, ठीक है। अब देखो, जो अल्फ़ा वो एंगुलर एक्सेलरेशन है तो पता ही है, तो R अल्फ़ा की वैल्यू जो आई वो आपकी आई mr² अल्फ़ा। बिल्कुल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। F इक्वल टू ma, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया टाउ इक्वल टू क्या हुआ mr² अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पर जो ये टर्म है mr², इसी को कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो है हमारे मास की जगह आती है। तो जैसे S की जगह थीटा आया, V की जगह ओमेगा आया, AT की जगह अल्फ़ा आया, फोर्स की जगह टॉर्क आया, वैसे मास की जगह आ गया mr²। अब देखो, आपने अच्छे समझा कि इनर्शिया क्या है mr²। तो आप टाउ का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, mr² की जगह I और अल्फ़ा, ये है ना। अब ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, F की जगह ma था तो टाउ की जगह क्या होगा I अल्फ़ा, ठीक। ये चीज़ तो आपको समझ में आई अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझेंगे कि ये होता क्या है ना। आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, ये भी है, ये तो आपने नोट ही किया। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ इस प्रकार रहता है। ऐसे मान लीजिए ये आपको ऐसे से एक्सिस दी गई है, एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक है, मास है। तो इस बॉडी को देखो, ये एक्सिस है, यहाँ से रोटेट करा जा रहा है, और हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो मास रखा है डिस्टेंस में R में, उसमें अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर ही डिस्टेंस होगी, इस पूरे सेटअप को क्या कहोगे आप, इनर्शिया कहोगे। ये जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इफेक्ट में जो बॉडी घूमती है, उसी को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछेंगे इनर्शिया की वैल्यू क्या है, तो mr²। अब m की जगह मास कुछ भी हो सकता है, r की जगह डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो ये r डिस्टेंस है ये क्या होगी हमेशा, ये आपकी परपेंडिकुलर होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है, ठीक है। इसको ऐसे घुमाना है आपको, बिल्कुल समझ में तो आ ही रहा है। अब ये कैसे घूम रही है अगर कोई पूछ दे तो आपको दिख रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। बिल्कुल, अगर यही बॉडी ऐसे घूमे तो कैसी हो जाएगी आपकी, क्लॉकवाइज, बिल्कुल। अब एक इसमें देखिए, ये आपकी क्वांटिटी कैसी है, ये आपकी जो क्वांटिटी है ये है अपनी प्यारी सी स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें क्यों कहा प्यारी सी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि भाई ये तुमसे मेहनत नहीं करवाती ज़्यादा। स्केलर क्वांटिटी जो होती है वो मेहनत नहीं कराती है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड का काम होता है, मतलब डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपसे कह दिया जाए कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पर एक मास यहाँ पर दिया गया है हमारा r डिस्टेंस में m1, r1 डिस्टेंस में, दूसरा दिया गया है r2 डिस्टेंस में, मास है m2, और तीसरा आपको दिया गया है r3 डायरेक्शन में, और मास कितना है आपका m3, ठीक है, ये मास है। आपसे कहा है बताओ
है ना, ये क्वेश्चन फॉर्म में आपसे कहा है बताओ टोटल इनर्शिया, टोटल इनर्शिया पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इंडिविजुअली एक एक को जोड़ देना है। देखो सब परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो आपकी जो इनर्शिया है टोटल, है ना, वो कितनी आ जाएगी। इसको आप I1 नाम दोगे, I2 दोगे, I3 दोगे, तो टोटल जो इनर्शिया है I टोटल आ जाएगी आपकी M1 R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका M2 R2 का होल स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा M3 R3 का होल स्क्वायर। F1 R1 इसके लिए, M2 R2 इसके लिए, और स्क्वायर तो लगना ही ऊपर, और M3 R3 इसके लिए, ऐसे आ जाएगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक दो क्वेश्चन और दिखते हैं, जब तक आप इतना नोट करो। देखो अब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है, तो इसमें आपसे कहा है इनर्शिया निकाल दो इस एक्सिस के अलाउ ना, आई एक्सिस को नाम दिया है। तो आपको आराम से बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। जैसे ये ए है तो बीचों बीच से गया है, तो ये A/2 हो गई, ये A/2 हो गई, नीचे से भी सेम A/2 और A/2, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये आपको चारों का इनर्शिया निकाल देना है और टोटल इनर्शिया बता देना है। लेकिन ये आप बहुत लोग सोचेंगे जो बी डिस्टेंस इससे इनर्शिया नहीं होगा, हमने कहा इनर्शिया परपेंडिकुलर हो, यहाँ पर तो ये पैरेलल जा रहा है एक्सिस के, तो इसको तो इग्नोर ही मारना है जो बी डिस्टेंस है। तो पहले के लिए कितना हुआ MA²/2, है ना, A/2 का होल स्क्वायर। लेंथ कितनी है, लेंथ आपकी कितनी है m, और ये लेंथ m तो आपका मास हो गया, लेंथ कितनी है A/2, A/2 का स्क्वायर करना है। और ऐसे हमको कितनी बार करना है, देखो यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, तो सबसे अच्छा एक बार करके मल्टीप्लाई कर दे 4 से, आंसर आ जाएगा आपका। तो m × A²/4 × 4, ये कटा आपका, आंसर आ गया MA², यही आंसर हो गया आपका। अब कोई यूनिट पूछे तो क्या होगी, kg/m², हाँ kg, और आपका A² एरिया है, सिंपल सा आंसर आ गया। थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इस तरीके से पूछ देंगे, आप तो कहेंगे फाइंड I टोटल। अब आप देखोगे I टोटल मतलब A मास की वजह से, B मास की वजह से और C मास की वजह से पूछा है। तो आप देखो इसकी वजह से तो आप बता दोगे, A की वजह से कितना है बताओ, A की वजह से कितना होगा, A की वजह से है 0। क्यों, अगर किसी को नहीं समझ में आया, A की वजह से जो है वो हमारा, इसको ऐसे लिखेंगे पहले, एक मिनट, I टोटल जो है हमारा, ऐसे आप लिखोगे पेपर में, I टोटल इक्वल टू IA + IB + IC, ये लिखोगे। अब IA की वजह से क्यों 0 है, I का जो मास है, जो हमारा मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में है। एक्सिस ऑफ रोटेशन में अगर मास हो गया तो उसको कुछ एंगल ही नहीं बनाएगा, और जब मास एक्सिस ऑफ रोटेशन में हुआ तो उसका इनर्शिया हमेशा 0 होगा, ठीक है। लिखोगे आप लोग ना, मास का आपका क्या है, मास का इनर्शिया 0 होगा जब किस में होगा, एक्सिस में होगा। एक्सिस कौन सी आपकी रोटेशन की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब एक्सिस में होगा तब आपका इनर्शिया मास का 0 होगा। अब देखो, लेकिन ये जो B वाला है, B वाले को आप देखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L, और ये जो L डिस्टेंस है, अच्छे से देखना, जो L डिस्टेंस है परपेंडिकुलर तो है बिल्कुल, तो इसका तो आंसर हो गया यहाँ का 0, यहाँ का ML², कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ का देखो क्या होगा, अब ये डिस्टेंस देखो, ये जो डिस्टेंस है ये तो इसमें गई है एंगल में, ठीक है, ये डिस्टेंस जो गई है, अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन देखेंगे तो ऐसे एंगल में गई है, लेकिन हमको कौन सी डिस्टेंस चाहिए, परपेंडिकुलर। तो आप जानते हो अगर ये 60 है तो जेड वाला या फिर अल्टरनेट से ये भी 60 डिग्री होगा। अब इससे अगर आप देखते हो तो एक कंपोनेंट साइन थीटा का पैरेलल आएगा, एक कॉस थीटा का, हमेशा थीटा के साथ जो एंगल आता है कॉस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, L cos 60 डिग्री, L cos थीटा मतलब L cos 60 डिग्री। वैल्यू कितनी आ गई L, और cos थीटा की 1/2, cos 60 की कितनी होती है 1/2, तो आंसर आपका कितना आ गया L/2। तो ये जो लेंथ है ये तो L थी, लेकिन ये लेंथ कितनी हुई L/2, तो इसका कितना हो गया ML² कितना हुआ आपका 4। बिल्कुल, इनको ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, कितना रहेगा 4mL² + ML² और आपका अपॉन में 4, तो आंसर आ गया 5mL²/4, इतना आ गया आपका। अब देखो इतना आ गया, इसमें यूनिट क्या होगी, kg/m²,
ये हो गया आपका आंसर, सिंपल सा, है ना। अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब इसके बाद जो लेक्चर है वो हमारा है कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। अगर कंटिन्यूअस मूवमेंट इनर्शिया का पढ़ना है लेक्चर तो आपको एकाग्रता बनानी पड़ेगी, कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे टर्म आएंगे जो केवल आपको याद करना है, मतलब समझ रहे हो, केवल आपको याद करना है। लेकिन याद करने से भी ज़्यादा उसका डेरिवेशन जरूरी है। पहले तो याद तो होने चाहिए, एक तो ये बात हो गई। क्यों? क्योंकि पेपर में जल्दी क्वेश्चन करने, जेईई मेंस नीट वाले जो हैं उनको जल्दी क्वेश्चन करने, सीबीएसई वालों को भी जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जो रिंग है हमारी, डिस्क है हमारी, सिलेंडर है हमारी जो एक क्या कहते हैं 1 डायमेंशनल स्टिक हो गई, इन सब का कितना होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। और उससे पहले भी एक ज़रूरी बात है, जैसे आप लोग जानते हो कि सेंटर ऑफ मास की कहानी, सेंटर ऑफ मास के जो लेक्चर्स हैं वो हम लोग आगे लेके आएंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा समझना है तो आप देखो कि ये सिलेंडर के शेप का चीज़ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा पता लगाना बहुत आसान है। आप इसको अपने हाथ में रखो, ठीक है, इसको हमने अपने हाथ में रखा है, देखो यहाँ ये इस जगह बैलेंस हो गया, तो जहाँ पर ये बैलेंस हो जाए चीज़ वो उसका सेंटर ऑफ मास होता है। लेकिन ये आप किस में बता सकते हो बैलेंस करके, जैसे कोई सिलेंड्रिकल चीज़ हो उसमें आप बता सकते हो, जैसे आप सिलेंड्रिकल चीज़ हो कोई उसमें आप बता सकते हो ये चीज़ ना। अब देखिए तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है बैलेंस, ठीक है, ये ऐसे होगा बैलेंस। तो ये आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। ये चीज़ जो है ये भी देखो, या तो सेंटर ऑफ मास आप लोग कमेंट करके बताना, हम लोग अलग से लेक्चर लेके आए या फिर साइड में बताते चले, क्योंकि रोटेशनल मोशन में सेंटर ऑफ मास का एक अलग ही पूरा वो है, क्या कहते हैं, वैल्यू है। तो आप बताओगे तो सेंटर ऑफ मास का अलग से वीडियो आएगा, नहीं तो हम लोग साथ साथ में, जैसे सर्कुलर मोशन बहुत लोगों ने देखा होगा, 2 वीडियोस डाले थे, जिन्होंने नहीं देखा है उनके भी कॉन्सेप्ट 95% तो क्लियर ही हैं। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो पूरा वीडियो देख के आते हैं, तो जैसा आप बताओगे वैसा हम लोग कर देंगे। जब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाना और अगले लेक्चर के लिए कल जरूर आना, क्योंकि अगले लेक्चर में हम कंटिन्यूस बॉडी मोशन देखेंगे, पढ़ाई करते हैं। जब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।